आइए चलिए हम लोग गरीबी पढ़ रहे थे, भारत में गरीबी। तो इसमें देखें कि गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष गरीबी, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। इसी को हम लोग सापेक्ष गरीबी ही पढ़ रहे थे। सापेक्ष गरीबी मापने के दो पैमाने हैं, एक लारेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। तो लारेंज वक्र को हम लोग कल देखे थे। तो सापेक्ष गरीबी मापने के कुल दो पैमाने हैं, कौन कौन है? पहला लारेंज वक्र यानी लारेंज कर्व, और दूसरा गिनी गुणांक। गिनी कोफिशिएंट। आइए देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। लारेंज वक्र जो हम पढ़े कल और गिनी गुणांक अभी पढ़ेंगे, ये दोनों सापेक्ष गरीबी को मापता है, जिसमें हम लोग देखें कि इसमें तुलना किया जाता है सिर्फ कि कितनी असमानता है। ये सिर्फ आय की असमानता को मापता है। ये दोनों क्या मापता है? आय की असमानता को मापता है, कि आय की कितनी असमानता है। ये नहीं बताता कि कितने लोग गरीब हैं। हो सकता है सभी गरीब हों, उसी गरीबी में असमानता मापी जाए, 100% गरीब हों, उन्हीं में आप आय की असमानता बता रहे हो। या हो सकता है कोई गरीब ना हो, उसमें आय की असमानता बता रहे हैं कि कौन कम कमा रहा है, कौन ज़्यादा और कौन उससे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर आय की असमानता इससे पता चलती है। ये नहीं पता चलता कौन कितने गरीब हैं और कितने अमीर। ठीक है, तो लारेंज वक्र हम लोग पढ़े। एक लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये जो लारेंज वक्र हम लोग पढ़े थे, बताए थे, निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा याद रखिएगा, ये कौन सा अक्ष रहता है? एक्स अक्ष। इधर उसमें ऐसे रहता है ग्राफ ना, तो ये ओरिजिन हो जाता है ओ, और ये वाई अक्ष रहता है, वाई एक्सिस। इस पे आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत निकालते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। और इस पे जो अर्न इनकम है, मतलब इनकम अर्न करने वाले पर्सन का ही निकालते हैं इस पे। और इस पे जो आय है, टोटल इनकम निकालते हैं, उसका संचयी प्रतिशत। कैसे निकालते हैं देखे थे हम लोग। तो ये जो 45 डिग्री पे जो हम एक कोण बना रहे थे और इसको कह रहे थे कि ये आपका हम लोगों को क्या है? निरपेक्ष समता रेखा। ये क्यों इसका नाम निरपेक्ष समता रेखा बना पड़ा है? और ये निरपेक्ष समता रेखा है क्या? इसी को पूर्ण समता रेखा भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन। क्यों बोलते हैं पता है? इसका मतलब ये हुआ, जब हम बात नहीं करेंगे, जब हम लारेंज वक्र बता रहे थे बनाने के लिए, तो हम उदाहरण भी लिए थे कि मान लेते हैं एक छोटा सा देश है, वेटिकन सिटी, 1000 लोग हैं, और सबसे कम कमाने वाला जो व्यक्ति है पहला, उसका रुपया लिखेंगे कितना कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है, ऐसे करते करते 100 लोगों का निकालेंगे और कुल रुपया गिन लेंगे और नोट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति का औसत निकल आएगा। तो 1000 में 100 लोग का मतलब 10% का निकल आया, टोटल का 10%, 100% में से 10%। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना, अगर सभी लोगों की आय बराबर है, ध्यान दीजिए, निरपेक्ष समता रेखा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति की आय बराबर है, कोई असमानता नहीं है उस देश में। क्या है? सभी व्यक्तियों की आय, इसका मतलब क्या हुआ? सभी व्यक्तियों की आय बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझिए, इसका मतलब
10% व्यक्ति कुल आय का कितना कमाते हैं? 10% रुपया कमा लेते हैं। सोचिए, कोई असमानता ही नहीं है, नीचे के गरीब वाले, यानी अमीर गरीब कोई है ही नहीं है, सब बराबर है, कोई न कोई अमीर न कोई गरीब। सभी 20% व्यक्ति कुल आय का 20% इनकम कर रहे हैं। 30% व्यक्ति 30% इनकम, यानी जो आय खर्च कर रहे हैं अपने भोजन पे। 40% व्यक्ति 40%। ऐसे करते करते आप आ जाएंगे 100% व्यक्ति कुल 100%। तो देखिए, हम बताए थे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आप देखे थे कि ये 10 और ये 10 लाइन जहाँ मिलेगी यहीं मिलेगी। तो देखिए 10% व्यक्ति 10% कमा रहे हैं, यहीं मिल रहा है। 20% व्यक्ति फिर यही देखिए यहीं आके मिल जा रहा है लाइन। ऐसे करते रहे तो ये लाइन इसी को छूती चली जा रही। 30% व्यक्ति 30% ये कुल आय, कुल पाने वाले व्यक्ति 30%, कुल आय कितना इस पे है, तो ये दोनों लाइन यहीं मिल रहा है, तो इसी को छूते हुए चली जा रही। देख रहे हैं ना? तो निरपेक्ष समता रेखा इसीलिए इसका नाम पड़ा था, याद रखिएगा। अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा। इसके नीचे जो ग्राफ बना था वो भी याद है आपको, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आज गिनी गुणांक देखते हैं। हो गया, बढ़ाते जाएंगे ऐड हो जाएगा। वो सर कर दिए हैं। आइए गिनी गुणांक देखिए। गिनी गुणांक कैसे निकाला जाता है? इसके लिए जब भी हम गिनी गुणांक निकालेंगे तो ये जो ग्राफ बना था याद करिए। लारेंज वक्र बिना बनाए आप गिनी गुणांक नहीं निकाल सकते। तो ये जो ग्राफ बना है लारेंज वक्र का, इसमें ये जो रेखा बनी थी ये क्या थी? यही लारेंज वक्र थी ना। आई वक्र जितना झुकी होगी आय की असमानता उतनी, और जितना पास होगी इसके निरपेक्ष कम होगी, एकदम सीधी निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ से सीधी निकल जाएगी तब यानी पूर्ण असमानता होगी उस देश में, है ना? तो आपने देखा था। अब देखिए यहीं पे गिनी गुणांक कैसे निकालते हैं। ये निरपेक्ष समता रेखा है और ये लारेंज वक्र है। ये निरपेक्ष समता रेखा है और ये लारेंज कर्व है। आइए देखिए, तो पहले हम ऊपर वाले में निरपेक्ष समता रेखा से लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये पूरा। तो निरपेक्ष समता रेखा से लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, याद रखिए ये ऊपर रहेगा बटे पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये टोटल, ये पूरा है, ये पूरा क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? पूरा। पहली बार में बस इतना क्षेत्रफल रहेगा ये, लेकिन अब पूरा रहेगा ये पूरा। तो निरपेक्ष समता रेखा के, देखिए इसमें क्या था, निरपेक्ष समता रेखा से लारेंज वक्र के बीच का ही था। ये निरपेक्ष समता रेखा से नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल जब ये निकालेंगे तो निकल के आएगा गिनी गुणांक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां पे लारेंज वक्र इसी रेखा को छूती हुई ऐसे चली जाए, तब उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 क्षेत्रफल। 0 बटे नीचे का जितना रहे, हम कह रहे हैं चाहे जितना क्षेत्रफल आए, तो 0 बटे चाहे जो हो 50 वर्ग मीटर जो भी हो, हम आप देखेंगे घुमा फिरा के क्या निकल के आएगा? 0 ही। तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक। और सुनिए, अगर मान लीजिए निरपेक्ष समता रेखा से हम बताए थे कि
जितने उस देश में आदमी 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ अंतिमवा व्यक्ति कमा रहा है पूरा इनकम, अकेले एक आदमी कमा रहा है। तो आप देखेंगे इस लाइन को छोड़ के कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ वाला कमाएगा सीधे, ए बी लाइन को छूते हुए बाहर निकल जाएगी। हम पढ़े थे, ये पूर्ण असमानता को दर्शाएगा। तब इस स्थिति में क्या होगा आप ही बताइए। लॉरेंज वक्र तो ऐसे गया, तो पहली लाइन देखिए, निरपेक्ष समता रेखा से लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल जो होगा जितना, उतना ही क्षेत्रफल क्या निरपेक्ष समता रेखा से नीचे का पूरा क्षेत्रफल भी होगा। तो सेम सेम होगा, यानी 1/1 आएगा। आएगा कि नहीं? 1/1 आएगा, सेम सेम। इसका मतलब आंसर 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि गिनी गुणांक हर हाल में 0 से लेकर के 1 के बीच ही आ रहा है। 0 क्या बता रहा है? एकदम कम मात्रा को बता रहा है। असमानता बिल्कुल नहीं है, पूरी समानता है। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा तो कम असमानता है। मान लीजिए कोई कहे कि 1/10 आया आंसर और कोई कहा 1/6 आया, इसमें कौन बड़ा है? बड़ा तो 1/6 है। इसका मतलब असमानता इसमें ज्यादा है। जो कम मान आ रहा है उसमें असमानता कम है, असमानता कम है इसमें असमानता ज्यादा है। और हर हाल में 0 से 1 तक ही आएगा, हर हाल में। आप देख लीजिएगा। तो हम आपको पूरा इसमें देंगे, नोट्स रहेगा, PDF आपको मिलेगा तो उसमें रहेगा। आय की असमानता को निकालने के लिए गिनी गुणांक के हिसाब से पहले लॉरेंज वक्र आना चाहिए। लॉरेंज वक्र आएगा तो इसी फार्मूले से आपका निकलेगा, ठीक, गिनी गुणांक। और हर हाल में आप देखेंगे, चाहे जो भी बना लीजिए, हम कह रहे हैं छोटा सा बना लीजिए। देखिए ये लॉरेंज वक्र है, इसका क्षेत्रफल पहले निकालिए, फिर पूरा का निकालिए। तो हर हाल में देखेंगे 0 से लेके 1 के बीच ही आएगा। इससे न ज्यादा आएगा न इससे कम आएगा, इसी के बीच में रहेगा। अगर 0 आया तो पूरी समानता है, असमानता बिल्कुल नहीं। यानी ये मान जितना कम आएगा असमानता उतनी कम, और ये मान जितना ज्यादा आएगा असमानता उतनी ज्यादा। तो यही है, इसमें ध्यान दीजिए। गिनी गुणांक में आंसर निकल के क्या आया? यही आया कि मान यदि न्यूनतम है तो असमानता कम है। क्या है? कम है। और यदि मान अधिक आ रहा है, अधिक है, तो असमानता भी क्या है? असमानता भी अधिक है। और 1 आ गया तो पूर्ण असमानता है, 0 आया तो पूरी समानता है, असमानता ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, जैसे जैसे मान बढ़ेगा असमानता बढ़ती चली जाती है। क्लियर? यही है गिनी गुणांक। अगर ये गिनी गुणांक अगर आ गया तो सूचकांक कैसे तैयार करते हैं? सूचकांक में जो होता है वो अटे बटे नहीं रहता। उसमें सूचकांक इंडेक्स जो दिखाया जाता है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का आया 0.01, इसका मतलब क्या हुआ आंसर? यानी ये 1/100 रहा होगा गिनी गुणांक। तो इसमें करेंगे क्या? अगर सूचकांक निकालना है तो ये जो मान आया है, यानी गिनी गुणांक में क्या करेंगे? देखिए समझिए, गिनी गुणांक का सूचकांक निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? सूचकांक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, गिनी गुणांक जो निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, गिनी गुणांक में 100 से गुणा कर देंगे, अपने आप सूचकांक निकल आएगा। कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर सूचकांक निकल आएगा। देखिए कैसे, जैसे ये कोई है 0.05, फिर कोई है 0.1, कोई है 0.2, कोई 0.25। अब सूचकांक कैसे आएगा? इसमें 100 से गुणा करिए
देखिए इसका निकल के आ जाएगा, ये सबसे कम था 1 आएगा, ये आएगा आपका गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो है तो ये 5 आएगा, ये गुणा 100 से करेंगे अगर यहीं पे तो ये आएगा आपका 10, कितना आएगा 10, ये 2 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लेंगे ना कि अलग से लिख के दिखाएं, कितना आएगा 20, और ये 100 से गुणा करेंगे अगर तो ये 25 आएगा, आ जाएगा ना। तो देखिए ये सूचकांक निकल के आ रहा है और सूचकांक 100 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि 1 तक है इसमें आना, और 100 से गुणा करेंगे तो 100 तक आएगा। सूचकांक हमारा 1 से लेकर 100 तक निकल आएगा, 0 से लेकर 100 तक आता है सूचकांक। हमेशा सूचकांक कितने से कितने अंक तक रहता है। देखिए हम नोट्स में कम लिखवाए हैं, कहे इकोनॉमिक्स में समझना ज़्यादा होता है, लिखना कम, उसमें 1 लाइन लिख के हम ख़त्म कर दिए हैं। ये मैथ नहीं पढ़ाना है वहाँ, उसमें बस 1 लाइन लिखे हैं कि गिनी का सूचकांक कैसे निकालते हैं, तो गिनी गुणांक में 100 से गुणा कर देंगे, निकल जाएगा, आप निकाल के देख लीजिए, हम दिखा दिए। तो सूचकांक सदैव 0 से लेके 100 के बीच ही रहता है ना, किसी का भी सूचकांक 0 से लेके 100 के बीच रहता है। ये सूचक अंक होता है, दीर्घ संधि, हम संधि नहीं पढ़ा रहे हैं तब बना सूचकांक, कुछ नई चीज नहीं है, सूचक अंक है, इंडिकेट करने का अंक है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं इसी में, मतलब चैप्टर यही है, टॉपिक अलग है। अब हम लोग निरपेक्ष गरीबी देखते हैं, सापेक्ष गरीबी तो देख लिए, अब निरपेक्ष गरीबी। गरीबी मापने के कितने पैमाने थे, गरीबी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। सापेक्ष गरीबी देख लिए, सापेक्ष मतलब तुलना का होता है, इसमें तुलना किया जाता है, इसमें आय की असमानता पता चलती है, ये नहीं पता चलता कितने लोग गरीब हैं। तो आइए निरपेक्ष गरीबी देखते हैं अगला। निरपेक्ष गरीबी, ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, समझ पा रहे हैं ना। देखिए सबसे बड़ी बात, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी का शब्द या अंग्रेजी का टर्म अगर पकड़ लिए, अर्थ उसी से निकलेगा, उसी से आंसर हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं होता, इसमें शब्द ही कठिन होते हैं, सब्जेक्ट नहीं कठिन है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं बहुत इजी है ना, लेकिन डेली पढ़ेंगे तब। कुछ तो अर्थशास्त्री हैं यहाँ बैठे हुए, तो कभी आते हैं कभी नहीं, उनको जानकारी है पहले से। तो देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ध्यान समझिएगा, निरपेक्ष गरीबी। जो सापेक्ष गरीबी हम लोग पढ़े, उसमें ये नहीं पता चल पाता कितने लोग गरीब हैं, वो सिर्फ आय कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम, ये दिखाया, ये नहीं बताया कि कितने लोग गरीब हैं। ये कौन बताएगा, निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी यही बताता है वास्तव में कितने लोग गरीब हैं। इसीलिए निरपेक्ष गरीबी जो मापी जाती है, इसे कहा जाता है हेड काउंट मेथड। इसमें सिरों को गिना जाता है, कितने लोग हैं तो कितने सिर पकड़ के हम देख लेंगे, चुन्नी पकड़ के कितने लोग गरीब हैं। चुन्नी अगर कुत्ता उठाते हैं कान पकड़ के ना, चिल्लाता है तो चोर है कि साव। हाँ, तो इसमें सिरों को गिनते हैं। जैसे देखिए इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए, इसके लिए पहला पैमाना है न्यूनतम पोषक आहार। पहले ये डिसाइड करते हैं कि लोग कितना भोजन चाहिए, क्या डिसाइड करते हैं, हाँ, न्यूनतम पोषक आहार कितना चाहिए। अब दारा सिंह का नहीं निकालेंगे, दारा पहलवान का है ना, एक हाँ नॉर्मल औसत। तो न्यूनतम पोषक आहार क्यों निकालेंगे,
क्योंकि यानी कितना खाना खाएं कि हमें दिन भर की ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए? और आपको हम बता दें, FAO का नाम आप लोग सुने होंगे। हाँ, फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संस्था कहाँ है? मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ है? हमारे रोम में, कण कण में भगवान। रोम अच्छा, इटली में है। नहीं, इटली देश है। इडली खाने वाला होता है, इटली देश है। हम देश रोम, याद रखिए, रोम इसका मुख्यालय है। 1945 में इसने एक परिभाषा दी। इसी ने बताया, 1945 में ही इसने बताया। इसके महानिदेशक थे पहले आर वायड। कौन थे? आर वायड इसके पहले महानिदेशक थे। आर वायड। फिर से लिख दे, ठीक है। आर वायड इसके महानिदेशक है। इन्होंने निरपेक्ष गरीबी का मानक बताया। कैसे पता करते हैं कि निरपेक्ष गरीबी क्या है, कितने लोग गरीब हैं? तो इसमें सबसे पहले एक मानक रेखा तय करते हैं। क्या करते हैं? मानक रेखा तय करते हैं। ये मानक रेखा, और इसी रेखा को कहते हैं गरीबी रेखा, न्यूनतम गरीबी रेखा या निम्नतम गरीबी रेखा। इसी मानक रेखा को कहते हैं न्यूनतम गरीबी रेखा। लेकिन ये मानक रेखा निकालते कैसे? आराम समझिएगा। ये मानक रेखा निकालते कैसे हैं? ये मानक रेखा निकालते हैं जब ऊर्जा के आधार पे, हम दिन भर में कितना ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी कितना चाहिए दिन भर की। 2400 कैलोरी गांव के लिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए। ये कौन निकाला? 2100 कैलोरी शहर के लिए, 2400 कैलोरी गांव के लिए ऊर्जा चाहिए, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो 2400 कैलोरी अगर उनको चाहिए तो कितना भोजन करना पड़ेगा? यानी ये कैलोरी निकालेंगे, कैलोरी में ऊर्जा मापते हैं। इस कैलोरी यानी 2400 कैलोरी, इतना कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितना भोजन चाहिए, यानी न्यूनतम पोषक आहार चाहिए। कितना? क्या चाहिए? न्यूनतम पोषक आहार कितना चाहिए? खाली माड़ भात से काम नहीं चलेगा। हाँ, इन्हें से माड़ भात धर ठूस लिए, खाली हो गया, शरबत पी ले, क्या दिन चलेगा? न्यूनतम पोषक आहार कितना चाहिए? उसमें दाल, भात, चावल, रोटी, सब्जी, दूध भी। हाँ, और भोजन जितना मिल रहा है उसका रुपया गिनेंगे। अगर मान लीजिए 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए जितना भोजन चाहिए, कितना रुपया लगेगा, है ना? तो ये रुपया जब निकालेंगे तब आपका निकल के आएगा एक दिन का। दो मीटिंग में 2400 कैलोरी चाहिए ना, एक का मीटिंग खा के नहीं। तो जितना रुपया आएगा वही फिर 30 दिन का निकाल लेंगे। एक दिन का निकला तो ये गुणे कर लेंगे 30 दिन, तो पूरा निकल जाएगा हमारा न्यूनतम गरीबी रेखा, BPL, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। वो रेखा आ जाएगी, और उससे कम अगर उपभोग पे अगर कोई खर्च कर रहा है तो गरीब है, और उससे अधिक कर रहा है तो अमीर है। ये निकालते हैं। तो ये जो कैलोरी मानक है हमारे यहाँ, इसमें सिरों को गिना जाता है, इसीलिए हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड काउंट मेथड। इसमें सिर को गिनते हैं।
तो हेड काउंट मेथड कहते हैं। अब देखिए कैसे निर्धारण हो रहा है हमारे भारत में, इसको आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए। ये जो गरीबी रेखा बना देते हैं, जैसे कि 1500 रुपये अगर है गरीबी रेखा, अभी 2014 में जो तय हुआ था, श्री रंगराजन कमेटी ने तय किया था, उसके बाद अभी कोई कमेटी आई वही नहीं। 14 के बाद मोदी जी के शासनकाल में गरीबी रेखा तय करने के लिए कोई नहीं आई, वही चल रहा है उसी के आधार पे। तो जो कमेटी थी उसी कमेटी के आधार पर उस समय 900 कुछ रुपए गांव के लिए तय हुआ था कि 1 महीने में 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी, 2014 की बात हो रही है। और शहर के लिए लगभग 1400 रुपये के आसपास था। हाँ, अभी हम पूरा एग्जैक्ट बता देंगे, आगे बताएंगे। तो मान लेते हैं 1500 अगर तय हुआ है, इससे नीचे जो अपने उपभोग पे, भोजन पे खर्च कर रहा है वो क्या है? गरीब है। इससे अधिक जो खर्च कर रहा है वो अमीर है। तो यही रेखा बन गई। उस आधार पे 37% गरीबी आई थी, लेकिन इनके समय में 29.5% आई थी, रंगराजन समिति के समय, कि 10 में से 3 व्यक्ति गरीब हैं। तो ये तो गरीबी आई। अच्छा, मान लेते हैं, अभी हम आगे चल रहे हैं पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ समझिए गरीबी रेखा का मतलब, और इसमें समझिए इसका स्तर। चलिए, कोई 1300 रुपया कमा रहा है तो वो गरीब है ना। 1300 रुपया मतलब खर्च कर रहा है अपने भोजन पे, तो गरीब है, यानी भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। और जो 10 यानी 1000 रुपये, और जो 500 महादलित। तो सुदामा का बात छोड़िए, यहाँ कई सुदामा है, आज भी भारत में कई सुदामा है। आइए देखिए, तो ये 500 रुपया, गरीब तो सभी हैं। अच्छा, इसमें प्रोफेसर अमर सेन जो हमारे भारत के अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पाए थे 1998 में। कब पाए थे नोबेल अर्थशास्त्र का? 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल इनको मिला है। पहला नोबेल भारत में अर्थशास्त्र का किसको मिला? और किसी को मिला है? डफलो को भी अर्थशास्त्र, आर्थर डफलो। हाँ, तो प्रोफेसर अमर सेन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पाए हैं, भारत के पहले अर्थशास्त्री हुए जो नोबेल पाए। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि ये देखिए ध्यान से, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, और ये भी गरीब है। गरीबी रेखा से बस ये पता चल पाती है कि 30% मान लेते हैं लोग गरीब हैं, लेकिन इन गरीबों में कौन कितना गरीब है ये नहीं पता चल पाता है। ध्यान से देखिए, इन गरीबों में कौन कितना गरीब है ये नहीं पता चल पाता है। तो ये कहे कि इसके लिए पहले गरीबी रेखा तय हो गई। अब उसमें देखिए उस गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग जा रहे हैं, कितना नीचे है वो। ये देखिए गरीबी रेखा 1500 है, तो ये कितना नीचे है? 200 रुपया नीचे है ना, 1300 वाला। तो ये कम गरीब है, गरीबों में कम गरीब है। लेकिन 1000 वाला 500 रुपया नीचे है, देखिए, और नीचे है, तो ये ज़्यादा गरीब है, ये और ज़्यादा गरीब है नीचे वाला। ये गरीबी की गहनता की बात कर रहे थे, और कहे कि जो गरीबी रेखा है उससे उनकी आय कितनी नीचे है, इस आधार पे गरीबी की गहनता पता चलती है। इंटेंसिटी मतलब गहनता मतलब गहराई, डेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की गहनता पता चलती है। वो कहे गरीबी रेखा से कितना उसका उपभोग व्यय पे खर्च हो रहा, कितना नीचे है, उससे गरीबी की गहनता पता चलती है। तो पता चल रही है। तो गरीबी की गहनता शब्द और गरीबी की गहनता के बारे में कौन बताया था? कौन बताया था? अमर्त्य सेन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन जिंदा है कि नहीं, सोच के बताइएगा।
इन्हें नोबेल कब मिला था? 1998। किस चीज का नोबेल मिला था? अर्थशास्त्र का। यही गरीबी की गहनता के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? गरीबी की गहनता। ये गहनता क्या होती है? कितना गहरी है, कितना गंभीर गरीबी है। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, अभी जिंदा है भाई। आप पहले ही मार देंगे, जीवित हैं, लाइव है अभी। भारत में ध्यान समझिएगा, गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबी रेखा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन, पॉवर्टी लाइन ऑफ गरीबी, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन आई, देखिए गरीबी रेखा कहाँ, क्या बताइए? गिनी गुणांक नहीं आया समझ में? ठीक है, पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम समझा देते हैं गिनी गुणांक, फिर से समझा देंगे आकर के, पहले इसको पढ़ा देते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, ध्यान समझिएगा, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ एक संस्था है, अब तो नीति आयोग, पहले क्या था? योजना आयोग। अब कौन है इसकी जगह पे? नीति आयोग आ गया। योजना आयोग पहले निकालता था एनएसएसओ के माध्यम से, एनएसएसओ के माध्यम से निकलवाता था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका फुल फॉर्म हो गया है, हो जाएगा नेशनल सैंपल, सैंपल मतलब नमूना यानी प्रतिदर्श, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ की स्थापना जब से हुई थी तब से यही कर रहा था, गरीबी का मूल्यांकन और बेरोजगारी का भी यही कर रहा है। लेकिन ये सर्वेक्षण करके किसको दे देता था रिपोर्ट? योजना, यानी योजना आयोग कहता था तब ये उठ के चलता था, और 5-5 साल पे ये रिपोर्ट देता था। कितने साल पे? 5 वर्षीय, 5-5 साल पे सर्वेक्षण करता था, ठीक, और सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दे देता था कितने गरीब हैं। आज यही काम बताए थे कि एनएसएसओ और सीएसओ मिला के एक हो गया एनएसओ, अब ये करता है ये काम, और रिपोर्ट किसको देता है? नीति आयोग। यानी ये कहता है तब ये उठ के चलता है काम करने। अब ये गरीबी का मूल्यांकन करता है। अब देखिए, करते हैं ये लोग एनएसएसओ, अब रहा नहीं, एनएसओ करेगा। योजना आयोग करवाता था, अब नीति आयोग करवा रहा है मूल्यांकन। कब से नीति आयोग? 2019 नीति आयोग 2014 में आ गया है। नहीं, ये 2019 में, हाँ हाँ, ये आ गया 2014 में। तो कुछ दिन इससे ये काम कराया, अब
तो ये 2014 में नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक है, ये तो कराता है, लेकिन ये जाते हैं तो किस आधार पे करते हैं? इनको तो पहुंचते हैं घरों पे और हर जगह नहीं जाते हैं, लेकिन पहले इनको बता दिया जाता है, मतलब कितने तक इनकम है तो किसमें रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो गरीबी रेखा निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा निकाला जाता है। तो गरीबी रेखा कैसे निकालते हैं पहले ये देख लीजिए, तो हम कराते हैं निर्धारण। पहले गरीबी रेखा का निर्धारण करा देते हैं। गरीबी रेखा बताए ना कि पहला काम है न्यूनतम पोषक आहार तय करते हैं। क्या करते हैं? न्यूनतम पोषक आहार तय करते हैं। ध्यान दीजिए, खाना कितना चाहिए जिससे 2400 कैलोरी गांव में, 2100 कैलोरी शहर में ऊर्जा मिल जाए। पहला काम ये डिसाइड किया जाता है, न्यूनतम पोषक आहार एक व्यक्ति के लिए। और इस पोषक आहार को प्राप्त करने में, एक थरिया खाना प्राप्त करने में कितना धन लगेगा, है ना, कितनी लागत आएगी, उसका निर्धारण करते हैं। यानी न्यूनतम पोषक आहार की लागत का निर्धारण। ये जो न्यूनतम पोषक आहार है, इसकी लागत का निर्धारण, लागत यानी कास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन। मिनिमम पोषक आहार चाहिए, मिनिमम न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना भोजन चाहिए उसका मूल्य निकालिए। तो ये पहले इतना काम करते हैं, कितना जरूरी है। दारा सिंह का नहीं निकालेंगे, बताए थे, हाँ। और न्यूनतम पोषक आहार के लिए कितना लागत लगेगा, वो पैसा निकाल लेंगे, धन। इसकी गणना कर लेंगे तो एक दिन का निकलेगा, 30 दिन का निकाल लेंगे तो एक महीने का निकल जाएगा। ये जब काम हो जाएगा तब जितना ये चाहिए पैसा, वही बन जाएगी हमारी एक मानक रेखा, और उसी को बोलेंगे गरीबी रेखा। ये मानक रेखा हो जाएगी। और उससे नीचे जो पाएगा, यानी ये रेखा कितनी बनी, मान लेते हैं 1400 रुपये अगर आई, तो इससे नीचे पाने वाला व्यक्ति गरीब और इससे अधिक ऊपर पाने वाला व्यक्ति अमीर। और 1400 रुपया जो पाया वो तो खा लिया, तब तो गरीब नहीं है। रेखा कोई रेखवे पे है खड़ा तब, हाँ 1400 रुपया अगर पाया तब हाँ खा ले रहा है, मीडियम नहीं है, गरीब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, 1400 रुपये से कम उपभोग पे अगर खर्च कर रहा है तब वो गरीब है। 1400 रुपये या उससे अधिक खर्च कर रहा है, उपभोग पे व्यय कर रहा है, तो गरीब नहीं है। तो 1400 भी हो गया तो गरीब नहीं है ना। ये काम अगर हो जाता है इतना, तब ये नीति आयोग भेजेगा एनएसओ को। ये तय हो गया ना यार। अब नीति आयोग कहेगा किससे, एनएसओ से। इसमें यही है, इससे कहेगा जाओ बेटा, जाओ गणना करके ले आओ, 5 साल हो गल, अब जा, अब जाइए। तो हर जगह नहीं जाएंगे, वो बड़े आराम अधिकारी होते हैं सब, इसमें आधे आएंगे तो पहले कैंट उतरेंगे तो पहले चाय पियेंगे, बैठेंगे तो वहीं पूछ लेंगे, कुछ वहाँ से, कुछ बाबतपुर से, कुछ पांडेपुर आ जाएंगे, हाँ कुछ गांव में घुस जाएंगे, कहीं से पूछेंगे तो हिताई निताई हो यार कहीं के, हाँ चला वहाँ चलिए पता करें। यानी कहीं गांव से, कहीं शहर से, कहीं उद्योग से, कहीं मजदूर से, जगह जगह से आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। इसके लिए पारिवारिक उपभोग व्यय निकाला जाता है। पारिवारिक पूछते हैं, देखिए क्या पूछते हैं, पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर करते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, मतलब ऐसे पूछते हैं, पिछले 1 महीने में आप अपने परिवार पर कितना खर्च किए।
पिछले एक महीने में, ये नहीं पूछेंगे कि एक महीने में कितना करेंगे, जो हो गया उसका पूछते हैं। रिकॉल पीरियड होता है, देखिए थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे बुक को तो यहाँ सब नया नया टर्म मिलेगा, हम वो टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, बस ये सीधा सिंपल बता रहे हैं कि पिछले एक महीने में आप अपने परिवार पर कितना खर्च किए उपभोग पे। वो जहाँ वो दे दिए, न्योता होता दिए, वो सब नहीं, तो दान कर दिए आप, वो तो जबरदस्ती का कर दिए। हमारे एक एक से गरीब हैं, वो भोग पे कम खर्च करते हैं लेकिन दान कर देते हैं, दहिया लिखवा देते हैं तुरंत न्योता। आइए देखिए, तो उपभोग पे कितना खर्च किए। जैसे मान लीजिए मिला सुरेश, सुरेश कितने साल के हैं, मान लेते 54 साल के, नहीं हम नया सुरेश बता रहे हैं, कई तो सुरेश हैं, एक सुरेश जी तेंदुलकर भी है, अभी आएंगे, कई सुरेश हैं। 54 साल के ही हैं, इनके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हाँ 2 बच्चे हैं, इतनी महंगाई में एक ही बच्चा ठीक है सर। 2 बच्चे, एक ये खुद है और एक इनकी पत्नी है, एक अभी दादी जिंदा है। 5 लोग हैं, कितने? 5 लोग। कमाने वाले सुरेश क्या कमाते हैं? तो पूछ के बताएगा वो ना, तो कहेंगे कि आप कितना खर्च किए पिछले महीने उपभोग पे। देखिए कितना कमाए ये मायने नहीं रखता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो सकता है मंदिर में दान कर दे रहे हो, दिया दिखा रहे हो, 200 रुपये दिया में चला गया आपका, वो हमसे नहीं मतलब है। हाँ, आप होली पे पटाखा बजा दिए, हमसे उससे मतलब नहीं, दिवाली पे उससे हमसे क्या मतलब, कितना कमा रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, आप कितना खर्च किए, और वो खर्च अपने पे किए, अपने परिवार पे किए। न्योता लिखवा दिए, वहां चले गए, वो नहीं है ना, कुंभ में गए नहाए, वहां दान कर दिए, वो सब नहीं। तो आप 5 लोग हैं, ये आपका परिवार है, इसके लिए आप अपने उपभोग पे कितना खर्च किए। तो ये बताए कि साहब हम 8000 खर्च किए। कितना? कितना एक महीने में? 1400 था ना, निकाले थे, तो आप 8000 भागे 5 कर लीजिए, एक व्यक्ति पे कितना निकल के आएगा? 8000 भागे 5, अब एक व्यक्ति का निकल आएगा। ये जो निकालते हैं लोग पारिवारिक उपभोग पे गणना करते हैं, याद रखिएगा हमेशा, लेकिन निकाला एक व्यक्ति का जाता है, एक व्यक्ति का निकालेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति, हर व्यक्ति खाएगा ना। वो मत सोचिए कि वो छोटकवा कितना खाएगा, वो दूध पिएगा, इनसे ज्यादा पैसा खर्चा करवा देगा। हाँ, चक्कर में मत रहिए। हाँ, तो ये कितना आया? लगभग 1600। तो ये गरीब नहीं है, बच गए सुरेश, सुरेश बच गए। लेकिन एक और मिले इन्हें, एक नया व्यक्ति जिनका नाम है ननकू। ननकू मिले, नहू के कुल मिला जुला के 5 हैं लोग, मिला जुला के 8 गो, चलिए 8 गो है कुल मिला के। ननकू अकेले बहुत परेशान है, अभी भी कमा रहे हैं 8000 खर्च किए, लेकिन कितने लोगों पे किए? 8 लोग। ये इनसे कमजोर नहीं है, यो उतना है, 8000 वो खर्चा किए, लेकिन व्यक्तियां ज्यादा थे, तो 8000 खर्चा किए, 8 लोगों पे कितना आया? तो ये क्या हो गए? गरीब हो गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए ननकू। अरे ये मत सोचिए नाम ननकू है तो गरीब हो गए, ऐसा नहीं, बहुत से ननकू अमीर भी है। ठीक, समझ गए? तो ये याद रखिएगा, पारिवारिक उपभोग व्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे निकाला जाता है। इन्हें से किसके आधार पे करता है? पारिवारिक उपभोग व्यय निकालता है, उसके बाद ये मासिक उपभोग व्यय तय करता है, एक महीने का क्या करता है? मासिक उपभोग व्यय, और फिर प्रति व्यक्ति का निकाल लेता है, और पता चल जाता है कितने लोग गरीब। हर लोगों से नहीं पूछता है, जगह 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 अपना सैंपल इकट्ठा करता है, उसी को कहते हैं प्रतिदर्श, नमूना।
हाँ 20-25 हजार लोगों से पूछ लिया, हो गया पूरे भारत में। हाँ बस ठीक। अब देखिए मासिक उपभोग व्यय को तो आधार बनाया गया है, इसकी गणना याद रखिए। सबसे पहली बार योजना आयोग ने कब शुरू किया था इसकी गणना? 1962 में सबसे पहली बार गरीबी की। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं ये थोड़ा सा खत्म कर दे, 5 मिनट का है, 5 मिनट और। जो गरीबी रेखा है इसका आधिकारिक प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया, सबसे पहली बार 1962 में किया। लेकिन ये बिना किसी आधार के बता दिया, बिना किसी आधार के, कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति, कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, कितना? प्रति माह जो अपने व्यय पे उपभोग पे खर्च कर रहा है वो गरीब। बहुत आलोचना हुई इसकी, बिन कोई ग्राउंड होना चाहिए ना, ऐसा ही बता दोगे। लेकिन इसका उस समय आलोचना तो हुआ इसलिए कि कोई आधार नहीं था, बिना आधार के ये तय कर दिया था। आगे चल के 1971 में, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, दांडेकर समिति और रथ, हम अलग से लिखे हैं नोट्स में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों में नहीं होगा। दांडेकर समिति और रथ, यानी दांडेकर और एन रथ एवं रथ समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1971 में, और इसने गरीबी का मूल्यांकन किया। 1977 में योजना आयोग ने एक कार्यबल का गठन किया, और उस कार्यबल का नाम क्या था? अलग समिति। कौन सी थी? जहां हम सुधरवा देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग सुनते जाइए। अलग समिति, ये समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस समिति ने भी आधार तय करके बताया कि गांव के लिए 20 रुपया प्रति माह जो कमा रहा है, मतलब जो व्यय कर रहा है अपने उपभोग पे, वो गरीब नहीं है। और शहर में 25 रुपये प्रति माह जो व्यय कर रहा है अपने उपभोग पे, वो गरीब नहीं है। लेकिन ये निकाले कैसे? देखिए इसी समय पहली बार अलग समिति ने ही, ध्यान रखिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, अलग समिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। VVIMP वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, एक TDIMP बताए थे आप लोगों को, तुरंत देखें एग्जाम के समय। तो अलग समिति ने रिपोर्ट जो 1979 में दी थी, 79 में, ये गांव के लिए, ग्रामीण और ये शहरी क्षेत्र के लिए ये तय किया था। लेकिन कैसे पता है? ये बताया कि ये 2400 कैलोरी के लिए चाहिए। देखिए गांव के लोग 2400 कैलोरी का खाना खा जाएंगे इतने में 1 महीने तक, वहाँ थोड़ा सस्ता है चावल और सब्जी उब्जी। और शहर के लोग 2100 कैलोरी खाएंगे 1 महीने, तब वो कितना पड़ जाएगा? 25 रुपये प्रति माह। उस समय ये पहली बार जो कैलोरी डिसाइड हुआ कितना, और उस कैलोरी के आधार पे, देखिए पहली बार कैलोरी के आधार, और आपको एकदम सटीक आंकड़ा बता रहे हैं, ये तो औसत था ना, सटीक आंकड़ा है 2435 कैलोरी आया था। इनको और कैलोरी चाहिए, हमारे गांव में है कई तो बगल में, शहर के लिए भी तो कुछ होगा। और सहरिया वाले थोड़ा सा कम खाते हैं, मार खा जाते हैं, वो तो एकदम शाम होते हुए तुरंत ढक्कन खुल जाता है। अब 35 कैलोरी वही एक्स्ट्रा वाला। हाँ तो 3435 कैलोरी था, लेकिन 2435 था, उसको औसत इनका कितना था? 20,095 में था, तो इसका औसत क्या हो गया? 2100। रियल में ये कैलोरी आई थी, लेकिन औसत निकल के ये आया, और आज यही चल ही रहा है, यही कैलोरी मानक।
तो कैलोरी मान के आधार पे उसने निर्धारित किया, और यही चल रहा है, याद रखिएगा। जब भी एग्जाम में पूछे आज क्या है, कैलोरी मान, यही है, और इसी के आधार पे पैसा तय किए। और ये तो देखिए इतना तय किए, अब ये तो 10 साल पहले में तय कर दिए थे, कहाँ गया ये 15 साल पहले। हाँ, तुम्हारे चिल्ला रहे थे लोग, अलग बात, इसलिए चिल्लाए होंगे ना कि ढेर गरीब निकल गए होंगे उस समय। आज जाके 20 रुपया आया तो कम गरीब निकले होंगे, इसलिए सब चिल्ला दिए होंगे। भाई आधार तो वास्तव में सही में बिना आधार के काम करेंगे तो भाई सुनना तो पड़ेगा। तो ये समिति याद रखिएगा, अलग समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को भोजन ऊर्जा प्रणाली कहते हैं, भोजन ऊर्जा प्रणाली कहते हैं। अब आगे आता है हम लोगों का गरीबी के निर्धारण के लिए लकड़ा वाला समिति की रिपोर्ट। हाँ, ये लकड़ा वकड़ा बेचते तो घूम घूम के नाम है, जैसे आप देखेंगे पालकी वाला, झुनझुन वाला, लकड़ा वाला टाइटिल है। पूरा नाम हम बता दें, प्रोफेसर डी लकड़ा वाला। इसी समिति ने 1989 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1989 में समिति गठित हुई और अपनी रिपोर्ट कब दी? 1993 में। इस समिति के बारे में बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे या पूरा समिति जो बची बता ही देते हैं, 85 बोल रहे हैं खत्म कर देना। 89 बोल रहे हैं कि 85 बोल रहे हैं सर? 89 में गठित हुई, 93 में रिपोर्ट दी। कौन गठित किया? योजना आयोग। लकड़ा वाला। योजना आयोग ने लकड़ा वाला समिति का गठन किया। इस समिति के बारे में ध्यान समझिएगा। ये होता क्या था कि पूरे भारत के लिए एक रेखा होती थी मानक। इसने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये कई जगह लकड़ा बेचते थे, मतलब प्रोफेसर थे ऐसा नहीं कहेंगे। ये देखिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश आए, फिर बिहार गए, ध्यान समझिएगा, हरियाणा गए, हाँ इधर दक्षिणों गए, केरल भी गए। आइए देखिए, हर जगह गए तो इन्होंने देखा कि वही खाना खाने में, उतना एनर्जी लेने में पैसे में अंतर आ रहा है कि नहीं? तो एक हर राज्य का अपना अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। तो राज्य विशेष गरीबी रेखा की बात की उन्होंने। क्या कहा? राज्य विशेष गरीबी रेखा, यानी राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा की बात की है। ये राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा मतलब अब इस आधार पे देखिए, थोड़ा समझिएगा, कितने राज्य हैं आज? 28। इस आधार पे कितनी रेखा बनेगी अलग अलग राज्य की? 28 रेखा बनेगी, गरीबी रेखा। 28 गरीब राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा बनेगी, 28 ठो। क्लियर हो रहा है ना? और उसमें भी ये देखिए कि गांव में गए तो अलग, शहर में गए तो अलग। तो हर राज्य की ग्रामीण की गरीबी रेखा और शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा, यानी हर राज्य की भी 2। तो 28 राज्य है, तो 28 राज्य की तो बनी ही, हर राज्य की कितनी बनेगी? 2 रेखा। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनेगी गरीबी रेखा और एक दूसरी बनेगी शहरी क्षेत्र के लिए। ध्यान समझिएगा। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश का मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा मान लेते हैं इनका कि 1800 रुपये बना दिए। कितना? 1800 रुपये। ये उत्तर प्रदेश का हो गया। लेकिन ये नहीं क्लियर है कि ये शहर का है कि गांव का। तब ये डिसाइड इसमें होगा कि इसमें 1900 रुपये शहर का है और गांव का 1600 रुपये। ठीक। अब आप कहाँ रहते हैं, गांव में कि शहर, तो इससे क्लियर हो जाएगा। आप निवासी कहाँ, इससे मतलब नहीं है आप कहाँ रह के उपभोग कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, आपका परिवार है कि गांव पे है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये गांव का हो गया। 2 रेखा हो गई उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश यानी राज्य विशिष्ट निर्धनता, यानी उत्तर प्रदेश विशिष्ट निर्धनता रेखा हो गई ग्रामीण की ये,
और शहरी क्षेत्र की ये। इस तरह हर 28 राज्य की हो गई। शहरी क्षेत्र का ऊपर ग्रामीण का नीचे। तो पहली बार इन्होंने ही ये शब्द इस्तेमाल किया और आज भी ये चल रहा है। क्या है? राज्य विशिष्ट निर्धनता। ये बता दिए, लेकिन प्रोफेसर डीटी लकड़ा वाले पे ये लोग ध्यान कम दिए। सरकार इनका कार्य अनुपालन में नहीं लाई, तो आज लेकिन ये दिए थे और सही दिए थे, बहुत सटीक दिए थे। आज यही चल रहा है। नहीं, रंगराजन समिति का चल रहा है। अब आइए हम लोग सुरेश जी तेंदुलकर का देखते हैं। अभी बचा है ढेर सारी समिति, उसको कल देखेंगे हम लोग। ठीक, आगे है सुरेश जी तेंदुलकर समिति और उसके बाद प्रोफेसर सी रंगराजन समिति और उसके बाद कुछ समितियां इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता के ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक ना? किसी को कुछ पूछना है? बताइए। गिनी गुणांक, आइए फिर से बता देते हैं। गिनी गुणांक यहीं आगे बता दें। आइए देखिए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक की परिभाषा क्या है, पहले ये बताइए। परिभाषा बताइए इसकी। हम बताएं इसकी परिभाषा है लारेंज वक्र, यानी ये निरपेक्ष समता रेखा याद हुआ और ये लारेंज वक्र याद हुआ, इसके बीच का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये हमें नहीं जानना है, हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, हमें बस परिभाषा पढ़ना है। तो निरपेक्ष समता रेखा से लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये पहले निकालेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना ये रंग दिए हैं इतना निकल जाएगा, रंगा हुआ निकाल लेंगे। ठीक, बटे में क्या निकालेंगे? निरपेक्ष समता, पहले इतना निकालेंगे जितना रंगा हुआ है ना। निरपेक्ष समता रेखा से नीचे का, उसके नीचे का संपूर्ण यानी पूरा क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं आप लोग कहेंगे। अब ये जो निरपेक्ष समता रेखा है इसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल अभी पूरा निकाल लेंगे। ये पूरा जितना रंगीन है ये पूरा, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो चित्र था रियल में ऐसे था ना, ऐसे था। तो पहले ये निकाले फिर ये पूरा निकाल लिए। क्लियर हुआ? तो मान लीजिए ये इतना क्षेत्रफल और इसका ये 3 गुना था, तो निकल के कितना आया? 1/3 आ गया। ये जितना था मान लेते एक हिस्सा ये था और इतना 1 2 3 हिस्सा ये था, आ गया ना। यही है गिनी गुणांक और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफल बड़ा हो जाए, ध्यान दीजिए ये वाला क्षेत्रफल ये, तब क्या करेंगे? तब तो ऊपर बटे ज़्यादा आएगा, 2 आएगा, बटे 3 आएगा। देखिए आएगा ना। आई पूरा घेर लिया, लारेंज वक्र अगर पूरा ऐसे पूरा छूते हुए चला जाए तब तो 3/3 आ गया, 1 आ गया, बराबर क्या आ गया? 1। तो आप देख रहे हैं 1/3 फिर 2/3 फिर 1 बढ़ रहा है कि नहीं? आप खुद बताइए, इसमें अभी कम लारेंज वक्र था यानी असमानता कम थी, तब ये अनुपात कम आ रहा था मान। असमानता ज़्यादा आई तो मान क्या हुआ? ज़्यादा आ गया। और पूरी असमानता आई तो मान, और अगर इसी को छूते हुए निकल जाता, अगर याद आ रहा है इसी को छूते हुए निकल जाता तो असमानता होती नहीं, यानी ये क्षेत्रफल ही निकलता कितना? पूर्ण समता रेखा से लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल लाइनीय है, लाइन का कोई क्षेत्रफल होगा 0। तो 0 से लेके 1 के बीच में आता है पूरा आंसर। तो जितना कम मान उतनी असमानता कम, और जितना अधिक मान उतनी असमानता। और 1 आ गया तो पूर्ण असमानता, और 0 आ गया तो पूरी समानता, कोई असमानता नहीं।
और इसी गुणांक में अगर सूचकांक निकालना है, एक का कितना आएगा सूचकांक 100% आएगा, 100 आ जाएगा, इसका 0 आएगा, इसका कितना आएगा 33 आएगा, लगभग 33.3 यही आएगा, लगभग आएगा ना। तो पीछे तो हम लोग देखे ही, उसको देख लीजिएगा फिर से, क्लियर। और कुछ किसी को बताइए, 2 और शास्त्री उधर भी हैं, अभिषेक बताइए, विवेक सेकेंड, आदित्य, रिंका, मुकेश, श्रीवी, विवेक फर्स्ट, ये तो विद्वान आदमी है, इनको का। तो ठीक है, यहीं पे हम